अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तारक साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर आस्किंग। तारक साहब मुझे ना थोड़ा वर्क परमिट के बारे में पूछना है। मैं नौदरा रेस्टोरेंट से बार बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आप काम पे हूँ, तो मैं घर में जाके अपने टीवी पे आपका देख लूंगा आंसर जो होगा। लेकिन मैं ना अपने एक भांजे को और एक भतीजे को मंगवाना चाहता हूँ पाकिस्तान से। मैं भी वर्क परमिट पे आया था और मुझे 15 साल हो गए। तो मुझे पाकिस्तान के बारे से पूछना था कि जैसे वो इतने बड़े रेस्टोरेंट पे काम नहीं कर रहे, वो ठीक ठाक रेस्टोरेंट है, होटल होटल है, जैसे नॉर्मल सिटी में होता है, टोपा टेक्सिंग टाइप के सिटी में होता है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ से अगर यहाँ से वर्क परमिट तो इश्यू हो जाएगा, अगर वहाँ से क्या सिस्टम है, वहाँ क्या इंटरव्यू वगैरह जो करते हैं वैसे में क्या इंग्लिश में करेंगे या कि ट्रांसलेटर देंगे, और किस टाइप का वहाँ पे रेस्टोरेंट होना चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज ना मुझे तफसील से बता देना वर्क परमिट के बारे में ना। तो जो भी वहाँ से कोई प्रोसीजर होता है, क्योंकि अभी थोड़ा हमारे पास टाइम है, वहाँ से ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1-2-3 वीक के बीच में वर्क परमिट इशू हो जाएगा। और वहाँ से जो सिस्टम है कि कुछ, क्योंकि पहले वर्क परमिट का सिस्टम चलता था, पता होता था, लेकिन अभी काफी देर के बाद दोबारा चला है ना, तो इसलिए कुछ खास इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो लेकिन मेरे जो भतीजा और भांजा काम करते हैं, वो प्रॉपर काम करते हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, और उनकी एज लगभग 30 है, 29-30 के लगभग है। ऑलराइट, थैंक यू सो। तो ठीक है, अगर आपका कोई और सवाल है तो पूछ लें, मैं इसका जवाब अभी दे देता हूँ। नहीं, और तो कोई सवाल नहीं, बस यही है कि एक प्रॉपर तफसील से बता देना प्लीज ना, वहाँ जो इंटरव्यू होगा एम्बेसी में या रेस्टोरेंट में क्या होगा, कैसा टाइप का रेस्टोरेंट होना चाहिए, ये थोड़ा सा तफसील में बता देना। बस मुझे यही क्वेश्चन पूछना था, और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो, मेरे पास नेशनलिटी है, मुझे तो अपने बारे में तो कुछ पूछना नहीं। तो यही पूछना था, क्योंकि मेरे बहुत इधर का बोन है, तो उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो यहीं से रजिस्टर किया है नॉर्दर्न आइलैंड से, जो वर्क परमिट इशू करवाएगा। तो वो कह रहा था अगर रिफ्यूज होता है तो हम अपील भी करेंगे, लेकिन वो जो यहाँ से रजिस्टर है वो गोरा है, अपना बंदा कोई है नहीं नॉर्दर्न आइलैंड में रजिस्टर, तो इसलिए उसको वहाँ का नॉलेज नहीं है पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल, कि वहाँ पे क्या सिस्टम होगा। तो आप प्लीज वो पाकिस्तान के बारे में जो भी होगा ना, वो आप प्लीज मुझे बता देना, तो मैं काम के बाद जाके घर में तो अपने टीवी पे आपका प्रोग्राम देख लूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, एक बात तो आपने दुरुस्त फरमाई है कि थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज आया है वर्क परमिट्स के अंदर, बिकॉज अब उसको हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा जो मैं समझ लेता हूँ मेजर चेंज आया वो ये आया कि अब आपको लेबर मार्केट टेस्ट नहीं करना, बिकॉज सबसे जो बड़ा इशू था टेयर 2 वीज़े के अंदर वो लेबर मार्केट टेस्ट था कि अगर आप किसी को ओवरसीज़ बुला रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना था कि भाई जो लेबर मार्केट टेस्ट है वो इसको मीट करता है। और अब उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लेबर मार्केट टेस्ट क्या था, बिकॉज अब लेबर मार्केट टेस्ट एक्सटेंड हो गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब आ जाते हैं जो आपने क्योंकि मुझसे 2 दफ़ा बोला कि जी पाकिस्तान में क्या सिलसिला होगा। तो देखें, पहली बात तो ये, मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो नया सिस्टम आया है स्किल्ड वर्कर वीज़ा का, उसमें समझ लें कि 95% काम यहाँ के एम्प्लॉयर ने करना है। जो सबसे उसमें मेजर काम है कि एम्प्लॉयर ने उनको कॉस्ट इशू करके देना है, और एम्प्लॉयर ने आइडेंटिफाई करना है उस कॉस्ट के अंदर 2 चीज़ों को। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने आइडेंटिफाई करनी है कि वो कोड कौन सा लगा के दे रहे हैं, बिकॉज 2 तरह के कोड हैं जो लगते हैं। एक आप समझ लें शॉर्ट ऑक्यूपेंसी कोड है और एक नॉर्मल कोड है। तो उन्होंने जो अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर है उसके ऊपर जाना है एम्प्लॉयर ने, और उन्होंने एक अप्रोप्रिएट कोड पिक करना है जिसकी बेसिस पे वो कॉस्ट इशू करके देंगे। कोड होता है बेसिकली कि आप उस शख्स को जिसको इस मुल्क में बुला रहे हैं उनको क्या जॉब टाइटल दे रहे हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो एक तरह से वो कोड आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता है। तो बेसिकली वो कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी कोड के ऊपर आप उसकी सैलरी भी बताते हैं, एज लॉन्ग एज मिनिमम वर्किंग आवर्स एंड मिनिमम सैलरी मीट करिए जो स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है। और जो सेकंड चीज़ है जो अक्सर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ बोलते हैं अब
کہ جی پلیز اگر آپ اپنے کاسٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہم مینٹیننس آپ کور ہماری کریں گے تو پھر ہمیں جو 90 ڈیز کے لیے مینٹیننس شو نہیں کرنی پڑے گی. اور تقریباً 98% امپلائیز کاسٹ کے اوپر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی جو بھی یہ شخص آ رہا ہے اس کی مینٹیننس کو ہم کور کریں گے, کیونکہ وہ کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہوتی اور لٹرلی کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, ایک اور چیز اکثر لوگ اپنے امپلائر سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 سال کا کاسٹ ایشو ہوتا تھا اور پھر 2 سال کا ایشو ہوتا تھا. اب ہوم آفس نے یہ کر دیا ہے کہ آپ ایک ہی باری میں 5 سال کا کاسٹ ایشو کر کے دے سکتے ہیں. تو اکثر لوگ امپلائرز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی پلیز, جو امپلائیز ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کاسٹ ایشو کر کے دے رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ 5 ایئرس کا کر دیں تاکہ ہمیں بیچ میں ایکسٹینشن نہ لینی پڑے اور ہمیں ایشوز پھر کریٹ نہ ہو انڈیفینٹ کے لیے. تو ان ادر ورڈز زیادہ تر کام امپلائر کرتا ہے, اور جو 3 یا 4 طرح کی مین ریکویسٹ امپلائی کرتا ہے, جس میں ایک آ جاتی ہے کہ جی پلیز میری مینٹیننس آپ لکھ کے دے دیں, اس میں کوئی ایڈورس افیکٹ امپلائر کو نہیں ہوتا. آپ مجھے 5 سال کا کاسٹ ایشو کر کے دے دیں تو وہ پھر اس میں میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے, جو امپلائر بالکل کر کے دے سکتا ہے اگر وہ 3 ایئر, ورنہ 3 ایئرس کا ہوتا ہے. اینڈ پھر جو مین آخری 2 چیزیں ہیں وہ کوڈ ہے اور سیلری ہے, جو کہ آٹومیٹکلی جب آپ کی ان سے انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو جاب اپلائی کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بیچ میں آٹومیٹکلی کور ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا جو مین کام ہے یہ امپلائر نے کرنا ہے کاسٹ ایشو کرتے ہوئے. اب آ جاتے ہیں ہم امپلائی کی سائڈ پہ. امپلائی نے مینلی اپنا انگلش ٹیسٹ پاس کرنا ہے. اگر امپلائر کاسٹ کے اوپر لکھ کے دے دیتا ہے کہ جی مینٹیننس میں کور کر رہا ہوں تو اس کو وہ 90 ڈیز مینٹیننس بھی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے صرف اپنا انگلش ٹیسٹ کرنا ہے اور اپلیکیشن جمع کرا دینی ہے ہوم آفس کے اندر. اب ایک ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی, جو میرے خیال سے آپ کا بھی پوچھنے کا طریقہ تھا کہ جی انٹرویو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اب وہ جو نئی اسکیم چلی ہے جس میں اسکلڈ ورکر ہے, اس میں ہارڈلی وہ انٹرویو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا برڈن آلریڈی امپلائر کے اوپر ہے, اور امپلائر نے جب ایک دفعہ کاسٹ ایشو کر کے دے دیا تو پھر ہوم آفس نے اگر کوئی کویشچن پوچھنے بھی ہیں کہ جینون امپلائمنٹ ہے بھی یا نہیں, تو وہ پھر ساری چیزیں کس سے پوچھے گا, امپلائر سے پوچھے گا. پہلے امپلائی کے ساتھ انٹرویو اگر ہوتا بھی تھا, اس کی تک یا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کے اوپر یہ بندہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں اترتا. اب کیونکہ مارکیٹ لیبر ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ انٹرویو لیتے بھی ہیں کہ ایک پوٹینشیل امپلائی کا, تو کون سی ایسی چیز وہ نکال سکتے ہیں جس پہ وہ بولیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ویزا نہیں دیتے. سو بیسکلی جو یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے, اس میں جو میجورٹی پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس ایشو کرنے امپلائر نے. ہاں, اگر آپ خدا نخواستہ کو غلط ٹائپ کی بینک سٹیٹمنٹ لگا دیں یا آپ کی ایڈورس امیگریشن ہسٹری ہے پاسٹ میں اور اس کی وجہ سے وہ ریفیوز کرتے ہیں, یا کاسٹ کے اندر انفارمیشن ان ایکوریٹ ہے کیونکہ آپ نے جو کوڈ چوز کیا اس کے اگینسٹ جو سیلری ہے وہ سیلری آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, یا منیمم سیلری سے کم سیلری ڈکلیئر کی ہے, تو ان چیزوں سے ریفیوزل ہو سکتا ہے. لیکن انلیس آپ بہت پرسائسلی مجھے بولیں, ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی کہ وہ اگر امپلائی سے انٹرویو کرتے بھی ہیں, پہلی بات ہے مجھے نہیں پتا کیوں کریں گے, جو نیا سسٹم ہے اس کے اندر, لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو مجھے نہیں پتا کون سی ایسی چیز وہ پوچھ سکتے ہیں جس سے امپلائی کے ویزے کو ریفیوز ہو سکتا ہے انٹرویو کے دوران, اپارٹ فرام جو چیزیں بھی ہم نے سائڈ والی ڈسکس کی ہیں جو امپلائر کی طرف سے انفارمیشن جاتی ہے. ہاں, اگر امپلائی کا پاس ریکارڈ خراب ہے امیگریشن کا اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پریویسلی اوور اسٹے کیوں کیا, یا کوئی ایسی ڈاکومنٹ وہ ڈال دیتے ہیں جو ویریفائی نہیں ہو سکتا, وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے. لیکن جاب کے متعلق وہ وہی پوچھیں گے جو کاسٹ کے اندر لکھا ہے. پہلے زیادہ انویسٹیگیشن اس لیے ہوتی تھی کہ مارکیٹ لیبر ٹیسٹ وہ چیک کرنا چاہتے تھے. سو اینی وے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی, میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی جی پوچھیں. میرا لاسٹ ایئر 31 دسمبر کو 10 ایئر روٹ پہ ILR ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب میں نے پاسپورٹ اپلائی کرنا اور نیشنلائزیشن اپلائی کرنی ہے, تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے کون سے ٹائم پہ کرنی ہے. نیشنلائزیشن کیا میں نومبر میں کروں گی یا مجھے ٹل دسمبر جنوری تک ویٹ کرنا پڑے گا, جی اور پاسپورٹ کا کیا ٹائم ہوگا, میں جنوری میں کروں گی یا میں وہ دسمبر کے اسٹارٹ میں کر سکتی ہوں. ایک کوشچن تو میرا یہ ہے. جی سیکنڈ یہ کہ اس کی ڈاکومنٹیشن کیا ہوگی, اس میں مجھے کیا کس قسم کے ڈاکومنٹیشن کرنی ہوگی. اور ایک اور میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن کو یہاں وزٹ ویزا پہ بلانا ہے, تو کیا کووڈ کے بعد اب وزٹ ویزا الاؤڈ ہیں اور ان کی کیا ریشو ہے, پلیز اگر آپ ایکسپلین کر دیں.
ऑलराइट, थैंक यू। पहले मैं आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूँ विज़िट वीज़े के बारे में। आप कोविड के बाद बिल्कुल विज़िट वीज़े इशू करके दे रहे हैं। देखिए, रेशियो की सिचुएशन नहीं है, सारा डिपेंड करता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट किस तरह किया एज एन एप्लीकेंट, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि विज़िट वीज़े पे, एंड इट इज़, मैं बोल सकता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड कि सर्टन कैटेगरीज़ में वो फ्लैग्स आ जाते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है, सिंगल वुमन है, उनके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनकी नज़र में वो रेड फ्लैग आ जाता है, तो फिर उनको और ज़्यादा कंपेलिंग तरीके से बताना पड़ता है होम ऑफिस को कि जी क्यों हम लोग वापस जाएंगे इस मुल्क में विज़िट वीज़े पे आके। सेम विद इंडिया, सर्टन रेड फ्लैग्स होते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज लॉन्ग एज आपकी एप्लीकेशन एम्पल एडिक्वेट एविडेंस के साथ डली हुई है, इनको आपको विज़िट वीज़ा देना चाहिए। और अगर किसी वजह से विज़िट वीज़ा नहीं देते तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि फिर आप जुडिशल रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू उसको चैलेंज करें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता कि ऑल्दो विज़िट वीज़े पे राइट ऑफ अपील ख़त्म हो गई है, लेकिन आप जुडिशल रिव्यू के प्रोसेस को फिर भी कर सकते हैं, जिसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल बोलते हैं, और उस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने केसेस देखे हैं ओवरटर्न होते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि केस में थोड़ा सा मेरिट हो। वो फिर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे तो वो फिर आपको केस पढ़ के बताएगा और डॉक्यूमेंट दे के केस में विज़िट वीज़ा में रिफ्यूज़ल में चैलेंज करने का कोई मेरिट है भी या नहीं। जहाँ तक बात आती है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की, तो अगर आप पुराना मेरा शो देखते हो तो मैंने लोगों को बोला है कि जब आपका इंडेफिनिट हो जाता है तो आप दो तरीके से नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है जिन्होंने ऑलरेडी किसी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी की हो, तो वो इमीडिएटली इंडेफिनिट के बाद नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं एज लॉन्ग एज 3 years दे हैव बीन इन दिस कंट्री। उसके अलावा जो दूसरा रूट होता है वो 5 year, हम उसको वैसे बोलते हैं 5 year रूट, तो उसमें ये होता है कि जिस शख्स की शादी किसी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ नहीं हुई, दे हैव टू वेट फॉर एग्जैक्टली 1 year बिफोर दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन। तो आपका जो इनडेफिनिट लगा है, अगर आप किसी ब्रिटिश सिटीज़न की स्पाउस हैं तो आप इमीडिएटली नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकती हैं, और अगर आपके स्पाउस ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है तो आपको एग्जैक्टली 1 year वेट करना होगा, और उसके बाद आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो एक चेकलिस्ट उसमें से आ जाएगी, लेकिन कोई वो चेकलिस्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेनली वो आपके पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं यहाँ रहने का, तो वो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और बाकी आपकी BRP IDs होंगी, और बेस्ड ऑन आपने क्या इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में डाली, दे में आस्क फॉर योर मोस्ट रीसेंट पे स्लिप और इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स। सो कहने का मतलब है कि कोई इतनी एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं है, और 2 रेफरीज की ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओनली जब वो आपको अप्रूव कर देंगे नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन, तो वो आपको लेटर देंगे कि आपने काउंसिल को कांटेक्ट करना है ओथ के लिए, और जब आप काउंसिल में जाके ओथ ले लेंगी, और उस दिन वो आपको, या आजकल काउंसिल इमीडिएटली सर्टिफिकेट नहीं देता, 1-2 दिन बाद देता है, तो उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे यू विल बिकम अ ब्रिटिश सिटीज़न, और फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा पासपोर्ट का। सो जब तक आप ओथ नहीं लेंगी, पासपोर्ट का प्रोसेस नहीं शुरू हो सकता है। मोस्ट लाइकली क्योंकि आपका पहला पासपोर्ट होगा, घबराना नहीं है, होम ऑफिस पहले पासपोर्ट पे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस, 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, दे जस्ट वांट टू सी योर फेस, और 1-2 छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, दैट्स डेट, अगर आपकी फ़ाइल उसके लिए पिक हो जाए। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि मैं इससे पहले भी ये 2 दफ़ा सवाल कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि एक बच्ची के फ्यूचर का मसला है इसमें, तो इसलिए मैं बार-बार जो है इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने, शायद आपको याद होगा, लास्ट वीक शायद आपसे क्वेश्चन किया था स्टेप डॉटर के मुतल्लिक, तो आपने अपने तजर्बे में मशवरा दिया था कि कम से कम आप कोर्ट से जो है वो सोल कस्टडी इसकी आप ले लें, तो वो आपके लिए इजी होगा। तो हमने पाकिस्तान में राब्ता किया है 1-2 सोलिसिटर से, उनकी रिक्वायरमेट, और जो हमारे पास ऑलरेडी वैसे कस्टडी है, वालदा के पास ऑलरेडी उसकी जो है वो क्या बोलते हैं, अल्लाह भला करे उसको, गार्डनशिप लेटर ऑलरेडी उनके पास है। और उसके बाद उन्होंने जो परमिशन लेटर यूके के लिए लिया था, उस पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है फॉर विजिट पर्पस, और उसके बाद फिर उन्होंने टर्की के लिए लिया था सेम कोर्ट से, तो वो भी उनको वहाँ से मिल गया था कोर्ट से। उसके फादर ने जाके खुद भी वो कंसर्न लेटर वगैरह भी दे दिया था। लेकिन अब मैं, क्योंकि हम लोग यहाँ स्पाउस वीज़े के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मुझे सिर्फ वहाँ के वकील ने ये हमसे पूछा था कि आप हमें स्पेसिफिक फिगर बता दें, वो वर्ड्स बता दें जो आप लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कस्टडी तो माँ के पास है। तो अब हम थोड़ा सा उसमें वरी इसलिए हो रहे हैं कि आप अगर कुछ फ्यू लाइन्स
एग्जैक्ट बता दें कि कम से कम उसमें ये लैंड मेंशन होनी चाहिए जो कि यहाँ होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट करे और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये अगर आप रहनुमाई कर मैं दें। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना, जब शो पे ब्रेक पे हम जाने लगे वापस आके, तो प्लीज़ गौर से सुन लीजिएगा जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एंड ऑफ कोर्स मैं भी, मुझे बताया गया कि तारिक भाई हमारे ब्रेक का टाइम हुआ है, अभी हम ब्रेक पे जाने लगे हैं। ब्रेक से वापस आके ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले इनका जवाब दूंगा, एंड देन इंशाल्लाह ताला विल टेक सम मोर कॉल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को देते हैं। Let's go on a break. फिर break से वापस आके I'll first answer this question and then I'll take some more questions, inshallah. So see you after the break. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. Break पे जाने से पहले किसी की कॉल आई। सर पहले तो मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आई थिंक आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि शो में हम मशवरा नहीं दे सकते, ना हम एडवाइस देते हैं। इस शो में सिर्फ मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो प्लीज़ इस शो में कोई भी अगर आपको बात बताई जाती है उसको एडवाइस के तौर पे ना लें, बिकॉज इस शो का वो फॉर्मेट नहीं है। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं हर लोगों को बोलता हूँ कि सारी बात है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन डालते हैं इसमें ज़िंदगियों का मामला होता है, तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और उनको, अगर उनकी फ़ीस है मिलने की, प्लीज़ वो फ़ीस दें और उनसे आराम से बैठ के मशवरा करें। वरना आप कोई दूसरी अपॉइंटमेंट भी टेलीफोन पे या वीडियो पे ले सकते हैं और मशवरा करें। शोज़ पे कॉल करके अगर आपको एक बात नहीं समझ आ रही, किसी ने बताई है कि अगर आपको वो डायरेक्शन सही तरह से नहीं मिल रही, तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के दफ्तर में जाएं, बात करें। शो में कॉल करके पूछने का मकसद ये होता है इस टाइप के कि हाँ भी मुझे थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए या नॉलेज में इजाफा हो जाए, कि अगर मैं किसी के दफ्तर में जाके बैठूँ और वो मुझसे कोई बात करे तो आई अंडरस्टैंड कि यार किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, किस डायरेक्शन पे बात हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास कस्टडी पेपर हैं तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, उन सारे पेपरों को दिखाएं, 5 मिनट में वो पेपर पढ़ के बता देंगे कि आपके पास बच्चे की सोल कस्टडी है या नहीं है। इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। प्लीज़ आपने सिर्फ, अगर आप बोलते ना कि हाँ जी हमारे पास बच्चे की कस्टडी है या हमारे पास बच्चे की लीगल गार्डियनशिप है और बच्चे को कहीं भी ले जा सकते हैं, आपने सिर्फ वो पेपर दिखाना है। और जो शख्स जो ये दिन रात काम करता है उसने वो पेपर पढ़ के आपको 5-6 मिनट में बता देना है, आया इज़ दिस पेपर गुड इनफ या ये पेपर गुड इनफ नहीं है। पहली बात। एक इशू है कि क्यों बच्ची की परमिशन थी टर्की जाने के लिए, अगर सोल कस्टडी है तो फिर टर्की जाने के लिए उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है फादर से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई टर्की के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी। हाँ कभी कभी ये होता है कि टर्किश गवर्नमेंट बोलती है कि अगर माँ इधर आ गई और साथ बच्ची आ रही है तो बायोलॉजिकल फादर से परमिशन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गार्डियनशिप के पेपर हैं तो फिर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, कि उसमें क्लियरली लिखा होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फादर की इस बच्ची के ऊपर, तो फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक, आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर माँ के पास सोल कस्टडी और जो गार्डियनशिप पेपर है उससे मुतमईन है आप भी, तो फिर टर्किश अथॉरिटी को भी फादर की रिटन परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी कि जी बच्ची टर्की जाके रह सकती है। लेकिन मैं रिपीट करके आपको बोल रहा हूँ, किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और उस बंदे को अपना वो गार्डियनशिप का लेटर या जो भी आपके पास है दिखा दें। वो 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगाएंगे बताने के लिए इज़ दिस गुड इनफ या नहीं। और आपने एक और रिक्वेस्ट की कि जी आपने पाकिस्तान में सर्टन लॉयर्स को एंगेज किया और वो आपसे कह रहे हैं कि अच्छा जी हमें आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इंग्लैंड से मंगवा दें जो बताए कि कौन सी उसमें वर्डिंग यूज़ करनी है। तो सर सबसे पहले तो उन लॉयर्स को फायर कर दें जी, बिकॉज अगर उनको ये नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए मांग रहे, दैट मीन्स उनका कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड के अंदर, तो प्लीज़ फिर आप उनसे ये काम ना करें। ये वही बात है, आप ठीक है डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन जो आंखों का डॉक्टर है उससे आप अपनी टांग का इलाज करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब डॉक्टर वो भी है, लेकिन अगर वो लॉयर्स होंगे ठीक है पाकिस्तान में, लेकिन अगर वो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट नहीं है या वो यूके के अंदर इमिग्रेशन के कवानीन को डील नहीं करते रहे, तो फिर बेहतर है आप उनसे काम ना करें। आप किसी ऐसे लॉ फर्म में पाकिस्तान में जाएं जो ऑलरेडी इन चीज़ों को डील करते हो, यानी कि उन्होंने केसेस किए हों जिसमें एक माँ ने जिसके पास बच्चे की कस्टडी है, वो पाकिस्तान इंग्लैंड या अमेरिका बच्चे को लेके जा रही हैं और वो इस बात को देख रहे हैं कि भाई ये जो कस्टडी का डॉक्यूमेंट है ये एडिक्वेट है या नहीं, और अगर नहीं है तो कौन सी एप्लीकेशन कोर्ट में डालनी है, फैमिली कोर्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर इशू करवाने के लिए। तो प्लीज़ अगर कोई आपको पाकिस्तान में पूछ रहा है कि जी हमें पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन डालनी है, तो मेरे ख्याल से आप उनको बिल्कुल इंगेज ना करें। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, डोंट थिंक इट्स एडवाइस, एक इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज सारी बात है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जी मेरी टांग ख़राब है ऑपरेशन कर सकते हैं, और वो कहता है जी मैंने तो कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं है, तो सारी बात आप फिर उससे अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तो दैट इज़ द रिक्वेस्ट।
लेकिन आई कैन विश यू सर ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ आप किसी एडवोकेट पर क्या कहते हैं मैं कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके प्लीज़ एक दफ़ा अपनी बात को आराम से दोहरा लें और वो आपको प्रॉपर तरीके से फिर मशवरा दे देंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मैं जवाब दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैं यहाँ यूके में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से हूँ स्टूडेंट वीज़ा पर, जी और मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ अभी 1 ईयर की एक्सटेंशन ली है पीएचडी के लिए। सो बेसिकली मेरे पास अभी 1 साल का वीज़ा है। तो अब मेरे जो फियांसी है वो पाकिस्तान में है, तो मैं उन्हें यहाँ डिपेंडेंट वीज़ा पर लेकर आना चाहती हूँ आफ्टर मैरिज। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि स्टूडेंट वीज़ा फिनिश होने से पहले शादी करके मैं यहाँ ले आए, या जब मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करके पीएसडब्ल्यू अप्लाई करूँगी उसके बाद मुझे पीएचडी के बाद 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, तो तब मैं शादी करके उन्हें लेकर आऊँ। तो कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेस्ट है, प्लीज़ बता दीजिए। और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? मीन्स कि अभी तो मैं पार्ट टाइम वर्क कर रही हूँ एज ए स्टूडेंट, तो मेरी कोई सैलरी या कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है या कोई और डॉक्यूमेंट, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर बात है, और आप लेवल 7 से ऊपर हैं, स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर, तो जो भी आपके डिपेंडेंट आएंगे उनको फुल टाइम काम की परमिशन होगी और बिज़नेस करने की परमिशन होगी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट या डॉक्टर। तो आपके लिए अच्छा ये है कि अगर आप शादी करें, कंग्रेचुलेशंस, आप उनको जितना जल्दी है बुला लें, बिकॉज अच्छी बात ये है कि ही इज़ अलाउड टू वर्क फुल टाइम, तो फिर लेट बुलाने की कोई फ़ायदा नहीं है, और आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है स्टूडेंट के ऊपर अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस के उनको कोई इशू होगा अप्लाई करने में। मतलब स्टूडेंट डिपेंडेंट को ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली वीज़ा मिल जाता है अगर स्टूडेंट के साथ अप्लाई करें। अलग से करते हैं तो ऑफ कोर्स वो जो छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस की वो पूरी करनी होती है। जहाँ तक बात है बाद में अगर आप पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, आई डोंट नो अगर आप ग्रेजुएट स्कीम के अंदर कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज अगर आप ग्रेजुएट स्कीम के अंदर करेंगी तो ग्रेजुएट स्कीम में उन्होंने एक चीज़ डाल दी है कि अगर आप डिपेंडेंट अप्लाई करने लगें तो कंडीशन ये है कि वो डिपेंडेंट स्टूडेंट के वक्त आपका डिपेंडेंट हो। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट स्कीम की बात कर रही हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता और कौन सी स्कीम आप बात कर रही हैं, बिकॉज एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट पे भी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट स्कीम, क्योंकि कुछ बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी उसमें। तो अगर अक्सर लोग स्टूडेंट होते हैं और कहते हैं जी हम अपना मास्टर्स ख़त्म करके ग्रेजुएट स्कीम पे 2 साल का वीज़ा ले लेंगे, जो PSW की तरह उनको यूज़ करते थे इन द पास्ट, तो उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि आप ग्रेजुएट स्कीम पे एक दफ़ा आ गए तो अपने किसी डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते अनलेस दे वर ऑलरेडी योर स्टूडेंट डिपेंडेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ग्रेजुएट स्कीम का सोच रही हैं तो प्लीज़ अपने हस्बैंड को पहले बुला लें। और वैसे भी मैं लोगों से कहता हूँ कि एक दफ़ा जब आपकी शादी हो जाए देन देयर इज़ नो रीज़न कि आप अपने स्पाउस से दूर रहें अनलेस देयर अदर कंपेलिंग रीजंस, बिकॉज इस मुल्क में आप जितनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी नौकरियाँ शुरू करेंगे, अपनी लाइफ को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत आप करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी जल्दी आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे इस मुल्क के अंदर। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर तारिक, मैं लंदन से कॉल कर रही हूँ। जी मुझे आपसे एडवाइस चाहिए थी। मेरे फादर की एज 67 ईयर्स है और वो पाकिस्तान में रहते हैं। रिसेंटली आई लॉस्ट माय मदर इन दिस अप्रैल, तो मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी इवन, और अपने फादर बिल्कुल अकेले हैं वहाँ पर। मेरा सिर्फ एक भाई है, जी बट अनफॉर्चुनेटली वो उनकी लुक आफ्टर नहीं करता है, तो वो जी। अकेले रहते हैं। ही इज डायबिटिक, ही इज नॉट वेल। मेरे हस्बैंड हम दोनों काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं। We are citizens since 2014 और हमारा nearly 3 years old बेबी है। आप प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे कि मैं कैसे अपने फादर की हेल्प कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एज ए डिपेंडेंट मेरे पास यहाँ पर आ जाए, और अगर वो आ जाते हैं तो उनके पास क्या राइट्स होंगे और मुझे उनको यहाँ लाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और क्या ये इजी जर्नी होगा। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करते हैं इसमें। ऑलराइट, थैंक यू। देखिए पहली बात मैम, आई जस्ट हैव टू क्लैरिफाई कि हम लोग इस शो में एडवाइस नहीं दे सकते, तो माय अपॉलॉजीज, इट जस्ट हैव्स टू बी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एडवाइस चाहिए, नीड टू गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन, उनके दफ्तर में जाएं या उनको ऑनलाइन टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक कर लें, देन दे कैन गिव यू एडवाइस। इस शो के अंदर वी कैन ओनली गिव यू इन्फॉर्मेशन, सो लेट मी गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। वो होता ये है कि कुछ लोगों को ये था 2012 तक कानून, 12 तक कानून ये था कि जी इफ दे ओवर 65 एंड दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन यू तो आप अपने पेरेंट्स को इधर बुला सकते थे। वो कानून अब ख़त्म हो गया। देयर इज़ अ न्यू लॉ नाउ, और उस लॉ में बेसिकली 4 की रिक्वायरमेंट्स हैं। देखने में दैट लुक्स वेरी सिंपल
लेकिन एक दो रिक्वायरमेंट्स उनकी थोड़ी टफ हैं, लेकिन वील कम टू दैट लेटर. सो पहले मैं आपको फंडामेंटली बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कॉलिंग योर एल्डरली डिपेंडेंट्स. इसमें एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि जो वीज़ा मिलता है वो आपको इनडेफिनेट लीव टू एंटर मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली जब आप इधर आते हैं तो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन हो जाता है. इन अदर वर्ड्स द पर्सन जो इस वीज़े पे आता है उनको इनडेफिनेट लीव टू एंटर मिलता है. 2.5 साल के वीज़े नहीं मिलते और उनको 5 या 10 साल बाद सेटलमेंट नहीं मिलती, उनको इमीडिएटली सेटलमेंट मिलती है व्हेन दे एंटर इनटू द कंट्री. तो फिर सारी बात है NHS रिसोर्स एंड सारा कुछ इज़ अवेलेबल टू दैम. अब आ जाते हैं जो की रिक्वायरमेंट्स हैं. जो सबसे पहली फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इस वीज़े की वो ये है कि जो एप्लीकेंट है दे कैन नॉट परफॉर्म दे डे टू डे टास्क. अब डे टू डे टास्क अगर आप देखते हैं टेक्निकली किनको हम कहते हैं इज़ योर पर्सनल हाइजीन, मेडिकेशन एंड फूड एंड क्लोथिंग. ये 4 फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो एक शख्स अपने दिन के अंदर करता है. पर्सनल हाइजीन, टेकिंग मेडिकेशन, चेंजिंग क्लोथ्स, उसमें पर्सनल हाइजीन में टेकिंग क्लोथ्स और ये सारा आ जाता है, एंड मेडिकेशन. तो अगर वो अपने डे टू डे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आइदर इज़ इल हेल्थ, एज, कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी, तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ये क्राइटेरिया मीट होता है. एविडेंस के तौर पे होम ऑफिस ये कहता है कि आप अपने डॉक्टर से, ज़ाहिर बात है इफ़ द एप्लीकेंट इज़ इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से अपने डॉक्टर से रिपोर्ट पेश करेगा. इफ़ ही इज़ इन अमेरिका, अमेरिका कह रहे हैं, इफ़ ही इज़ इन इंडिया, ही इज़ इन बांग्लादेश, तो वहाँ के जो भी डॉक्टर हैं तो वो रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट में वो लिखेंगे इन सारी बातों को कि जी इन मेडिकल रीजंस की वजह से द पर्सन इज़ अनएबल टू परफॉर्म देयर डे टू डे टास्क. तो वो मेडिकल रिपोर्ट आपको चाहिए. कोई एक्सटेंसिव डिटेल रिपोर्ट नहीं चाहिए. मेनली चाहिए कि जी इनकी डायग्नोसिस क्या है और क्यों ये डे टू डे टास्क अपने परफॉर्म नहीं कर सकते. बिटवीन इल हेल्थ, मेंटल फिजिकल इलनेस या डिसेबिलिटी या एज का कोई फैक्टर है, उनको वो लिस्ट आउट करने अपने मेडिकल ओपिनियन के तहत डॉक्टर को. ये पहली रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई. सेकंड कि अगर कोई और फैमिली मेम्बर है, हाउ वाई दे आर नॉट विलिंग टू हेल्प हिम और वाई द हेल्प इज़ नॉट अवेलेबल, वो उन फैमिली मेम्बर की तरफ से स्टेटमेंट लगेगी. जिस तरह आपने बोला मेरा एक भाई है डायबिटिक है, देन ही विल गिव दैट रीज़न. कुछ लोगों के और फैमिली मेम्बर्स एक्सटेंडेड होते हैं बट दे वो हैव देयर ओन फैमिली टू लुक आफ्टर, और वो इस वजह से पेरेंट की वो देखभाल नहीं कर सकते, तो बट दे हैव टू गिव एफिडेविट टू दैट इफेक्ट. थर्ड रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की हम बात करते हैं बिकॉज ये फ्रॉम पाकिस्तान, वैसे भी हर कंट्री पे ये अप्लाई होता है कि वाई नॉट आपको कोई और अरेंजमेंट इस तरह की मिल सके. तो वो बड़ा आसान है. पाकिस्तान में देयर इज़ नो सच ओल्ड होम्स, और अगर हैं भी उनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस लेवल के ऊपर किसी भी बंदे को सपोर्ट कर सकें. तो वो फिर अगर आप 1-2 केयर होम से बात कर लें एंड देन दे कैन गिव यू लेटर कि जो लेवल की केयर आपको ज़रूरत है. सारी बात है डॉक्टर लिख के देता है कि किस लेवल की केयर की ज़रूरत है एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ केयर प्लान दे शुड बी अपने रिपोर्ट के अंदर. तो वो जब आप केयर प्लान शेयर करते हैं इन थर्ड पार्टी, ये जो प्राइवेट हैं, आप समझ लें ओल्ड होम, अगर वो कहें कि नहीं जी हम इस केयर प्लान को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको एक क्लॉज पूरा हो जाता है कि क्यों कोई और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो सकती. वन ऑफ द अदर रीज़न, जो मेन रीज़न लोग देते हैं कि भाई ये जो लोग थर्ड पार्टी आप समझ लें हॉस्पिस या इस टाइप की जगह पे होते हैं, दे नॉट आवर रिलेटिव्स, माई फादर और मदर वुड नॉट बी कंफर्टेबल इन लोगों के साथ, एंड दैट इज़ समथिंग जो डॉक्टर भी लिख सकता है अपनी ओपिनियन के अंदर. फिर ये हो जाता है कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये पूरी हो जाती हैं फ्रॉम द होम कंट्री. इस तरफ जहाँ आप स्पॉन्सर हैं, आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है एंड व्हाट द होम ऑफिस इज़ लुकिंग फॉर कि यू कैन एडिक्वेटली मेंटेन योर एप्लीकेंट. उसमें एडिक्वेट मेंटेनेंस में आता है कि आप बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं. और आखिरी रिक्वायरमेंट होती है अकोमोडेशन की, जिसके लिए आप होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे सकते हैं. तो बेसिकली ये एक आप समझ लें 5 थिंग्स का सर्कल होता है और आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं. एक चीज़ मैं लोगों को बोलता हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर कि अगर हम एविडेंस को देखें होम ऑफिस की पॉलिसी को, तो मेरी नज़र में तो हर एक का लगना चाहिए बिकॉज द एविडेंस इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. येट देखने में आया है कि बहुत सारे रिफ्यूज़ल होते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर. तो मैं लोगों को अक्सर ये बात बोलता हूँ जो ये वाली एप्लीकेशन डालने लगे हैं कि आपने घबराना नहीं है. एज लॉन्ग एज आप एविडेंस होम ऑफिस की पॉलिसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेश करके दे रहे हैं, देन स्टिक टू इट. और अगर होम ऑफिस किसी वजह से रिफ्यूज़ भी करता है, देन गेट रेडी फॉर द अपील, बिकॉज इसके ऊपर आपको राइट ऑफ अपील मिलती है. और फिर आप कोर्ट में जाते हैं और फिर जज के आगे अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर आपका केस मेरिटेबल है, आर्ग्यूबल है, देयर इज़ अ गुड चांस कि आपकी अपील अलाउ हो जाएगी. बट देयर इज़ नो रूल कि हर हाल में अलाउ होगी. इट ऑल डिपेंड ऑन अ सब्जेक्टिव मैटर, केस बाय केस. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप डिसाइड करते हैं अपने फादर की एप्लीकेशन के लिए फॉर इंडेफिनिट लीव टू एंटर. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम। मैंने 2016 में अप्लाई किया था ILR के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टियर 1 जी जो कि रिफ्यूज हो गया था सेक्शन 325C something like that. जी Then in 2017 I got married to a British citizen जी और वो एप्लीकेशन भी 2 बार रिफ्यूज हुई और दूसरी बार फिर हम अपील पे चले गए. जी During that I had a British child और फिर होम ऑफिस ने तब कहा कि हम ये एप्लीकेशन जो डिसीजन जो है हम रिव्यू के लिए वापस लेंगे. ठीक After 2 years, like in 2021, उन्होंने फिर हमें कांटेक्ट किया क्योंकि in between this says कि if I want to review, I would like Home Office to review my ILR applications, which I says okay, and my solicitor asked him to keep both applications active. So 2021 में they contacted us back और हम एक तो हमें like काफी बड़ा क्वेश्चन वगैरह भेजा जो हमने उनको वापस आंसर बैक किया. फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद हमें खत लिखा और उसमें कहा कि आप कौन सी उस पे दरखास्त पे जाना चाहते हैं, अपने ILR वाले पे या अपने स्पाउस वाले पे. फिर हमने उनको बोला कि नहीं हमने स्पाउस वाले पे जाना है. ये है मई 2021 की बात और अब ये अक्टूबर हो गया है एंड आई एम बीइंग वेरी पेशेंटली वेटिंग फॉर द डिसीजन एंड आई हैव यूज्ड और एग्जॉस्टेड ऑल माय ऑप्शंस के MP को कांटेक्ट करना, कंप्लेन करना, जो लाइक आप कहते हो प्री एक्शन प्रोटोकॉल. वी हैव ट्राइड एवरीथिंग. हमें कोई आंसर नहीं आया, but last week my father passed away. I'm sorry to hear that. So thank you. I'm very sorry. Now, I don't know. No, I can understand. अगर आप I can understand कि आपको क्या फील हो रहा है. आपका कोई और सवाल है या मैं इसी का फिर ब्रेक के बाद जवाब दे दूं? No, I just want to know कि I have informed my solicitor and he's contacted Home Office, but he says that he don't know like what options I got, and I want to know that with your experience that what options I have to go back and be with my family at this time. All right, thank you so much. I'll explain everything to you. My apologies when you were talking to me. I was informed that we have to go on a break. So I sincerely feel sorry and my condolences on the passing of your father. हम अभी break पे जाने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला break पे वापस आके we're going to answer this question and फिर इंशाल्लाह ताला I'll take some more calls. So let's go on a break and then we'll come back after the break. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. आप ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई एंड द लेडी हैड सेड कि शी हैड बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपनी एप्लीकेशन के लिए एंड हर फादर पास्ड अवे एंड ऑब्वियसली दीज आर द टाइम्स वेयर यू वांट टू बी विद योर फैमिली एंड आई थिंक एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द प्राइस वी पे लिविंग अब्रॉड अवे फ्रॉम द फैमिली. आई डोंट थिंक हैज़ गॉट एनीथिंग टू डू विद अगर मेरे साथ भी हो चुका है कि आप ब्रिटिश सिटीजन भी हों तो कभी कभी आप टाइमली मैनर पे फैमिली के पास नहीं पहुंच सकते if somebody is expired due to circumstances out of your control. In your situation it's slightly different because your application is pending. We can only pass our condolences and pray for your family. I'll go through the options with you quite frankly. Option number one is you have tried the complaints procedure, you've tried to go to the MP because in the past before COVID, if you'd gone to the MP likhta tha and things used to happen quickly, but COVID की वजह से even the MPs have taken a step back. But I think उनकी कोई internal उनको policy दी गई है कि don't chase the Home Office, they're very busy. So मैंने अक्सर लोगों से पूछा है तो बोलते हैं जी MPs ने भी हमें कहा है कि हम लिखेंगे भी नहीं Home Office को, you just wait. So I don't know अगर आपके MP ने लिखा भी है, that's very kind of him or her. लेकिन ज़्यादातर MPs तो मेरे clients को कह रहे हैं we're not going to even engage with you in writing to the Home Office for expediting your application because it's COVID era or post-COVID era. So that thing is exhausted. एक ऑप्शन आपके पास है कि उस एप्लीकेशन को आप वहीं रहने दें और आप प्रीमियम सर्विस पे नई एप्लीकेशन डाल दें. जारी बात है that would involve a lot of cost
बिकॉज प्रीमियम सर्विस पे आपने ऑलमोस्ट 34-3500 पाउंड दोबारा देना है. अपॉइंटमेंट तो आपको मिल जाएगी. एंड देन इफ़ दे ग्रांट यू द वीज़ा, द ओनली प्रॉब्लम वुड बी कि आपका जो पासपोर्ट है वो आई डोंट नो आपके पास है या नहीं. और अगर वो प्रीमियम सर्विस पे ग्रांट कर भी देते हैं, वीज़ा इशू है कि BRP कार्ड कुछ अर्से बाद आपको इशू होता है, क्योंकि द प्रीमियम सर्विस पे जो वाइड चीज़ इमीडिएटली हो जाती है कि डिसीजन आ जाता है, लेकिन जो BRP कार्ड है वो फिर भी बाद में आपको आता है. तो मुझे नहीं पता जो आपका ओल्ड BRP कार्ड है उस पर भी वीज़ा वैलिड है या नहीं, बिकॉज अगर नहीं है देन ऑफ कोर्स अगर आपको डिसीजन आ भी जाता है आपके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप BRP कार्ड के बगैर ट्रैवल करेंगी और वो बाद में आता है तो फिर हाउ कैन यू कम बैक इनटू द कंट्री. दैट इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू प्रीमियम सर्विस. और अगर आप मुल्क छोड़ के चली जाती हैं और आपका वीज़ा वैसे ही ख़त्म हुआ है, देन अनफॉर्चुनेटली आपको दोबारा से एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी. तो वो कहते हैं ना कि कभी कभी यू आर काइंड ऑफ इन अ वेरी बैड सिचुएशन. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग ऐसी होगी कि आपकी एप्लीकेशन डली हुई और अभी तक डिसीजन नहीं आया. जो बाकी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ऑफ कोर्स एक तो बड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है ये प्रीमियम सर्विस का, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स गोना रिजॉल्व योर प्रॉब्लम अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं, बिकॉज BRP कार्ड फिर भी थोड़े टाइम बाद मिलता है. तो आई थिंक आप पेशेंटली वेट करें एंड प्लीज़ ट्राई टू ईमेल द होम ऑफिस अगेन एंड रिक्वेस्ट देम कि जी इस सिचुएशन की वजह से आई वुड प्रेफर कि अगर मेरा वीज़ा जल्दी इशू करके दे दें. अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस ने कोई ऐसी हॉट लाइन नहीं बनाई हुई जिस पे इस तरह की चीज़ों को वो कंसिडर करें. तो यू काइंड ऑफ अप इन द एयर ऑन दिस. सो आई डू अपोलोजाइज बट आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू एंड टेल यू कि प्लीज़ पेशेंटली वेट करें. हाँ, प्रीमियम सर्विस अगर आपने अप्लाई करनी है कर दें, बट अगेन यू विल स्टिल हैव टू वेट फॉर द BRP कार्ड. लेकिन इतना टाइम नहीं लगाते प्रीमियम पे, बट स्टिल यू विल हैव टू वेट फॉर इट. सो अगेन माई सिंसियर कंडोलेंसेस टू यू ऑन द लॉस ऑफ योर फादर. अल्लाह ताला आपको सब्र दे. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलामुअलैकुम तारिक भाई, मेरा तो क्वेश्चन बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही है. वालेकुम अस्सलाम. जैसे कि भी मोहतरमा ने पूछा था आपसे, मेरा भी इस तरह ही है. मैंने अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई किया था 17 मार्च को, तो अभी नियरली 17 को मेरे 7 मंथ्स हो जाएंगे. और मेरे वालिद साहब 2 महीने पहले उधर टॉयलेट में पाकिस्तान में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी बैक बोन जो है वो फ्रैक्चर होगी. मैंने सारे एविडेंस भी MP को दिए. MP से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन का मुझे बना के दे, मैंने सब कुछ बना के भी दे दिया. उसके बाद MP ने आगे उनको लेटर लिखा था. लेटर लिखने के बाद उन्होंने MP को जो वापस आंसर किया था उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि आप एविडेंस हमें भी सेंड करें. मैंने उनको वो एविडेंस भी सेंड कर दिए. मेरी 4 दफ़ा होम ऑफिस में पर्सनली खुद बात हुई है. उन्होंने मुझे टिकट नंबर भी दिए, टिकट नंबर इशू किया. एवरी टाइम जब मैं बात करता हूँ मुझे 72 आवर्स का स्लॉट दे देते हैं कि 72 आवर्स बाद आप दोबारा से हमसे बात कर लें. मैंने दोबारा बात करता हूँ तो वो फिर सेम यही कहते हैं कि हमने आपका एक्सेलरेटर कुछ कर दिया है. तो वो फिर भी कोई आंसर नहीं आता. फिर मैं अपने लॉयर से भी पूछता हूँ, कहता है मैंने भी ईमेल्स किए, उसका कोई आंसर नहीं आता. दरअसल बेसिकली मेरे कल भाई की शादी है और मैंने वहाँ पे भी जाना था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली जो है मेरी ब्रिटिश है, मेरे 2 बच्चे हैं तो वो भी ब्रिटिश ही हैं, तो वो लोग चले गए पाकिस्तान. पर मैं स्टिल यहाँ पर वेट ही कर रहा था. तो अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कोई एडवाइस कर सकते हैं? यार सॉरी, मैं एडवाइस तो नहीं कर सकता, माय अपॉलॉजीज. हम लोगों का ये फॉर्मेट नहीं है एडवाइस करने का. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखिए सर, मैं बिल्कुल भी कलर कोड नहीं करना चाहता इस बात को ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. सब्र के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते. आई विल बी ऑनेस्ट. जब आप एप्लीकेशन डालते हैं ना, यू इन दैट वॉइड जहाँ आपको भी पता है आप कुछ नहीं हो सकता और अब हम लोगों ने सिर्फ बैठ के वेट करना है. ये ज़रूर मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके कोई ट्रैवल के प्लान्स हैं और स्पेशली सेटलमेंट एप्लीकेशन है तो प्लीज़ प्रीमियम सर्विस ले लें. तो वो फिर आपको पता होता है कि जल्दी जल्दी मेरा डिसीजन आ जाएगा. ऑफ कोर्स थोड़ी एक्सपेंसिव है बट दैट्स द बेस्ट वे. उसके अलावा अगर होम ऑफिस की इंटेंशन भी है ना कि वो आपसे एविडेंस मांग रहे हैं, दे वांट टू डू इट क्विकली, इशू सिर्फ ये आ जाता है कि होम ऑफिस का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है. वो एक रिक्वेस्ट इधर जाती है, उधर से उधर जाती है. अब पता नहीं वो कितनी जल्दी फिर आगे से देखी जाए, बिकॉज हर डिपार्टमेंट का अपना वर्कलोड है. तो मैं गलत बात नहीं लोगों से करना चाहता. सब्र के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है तारिक भाई आपने एक ज़माने में कहा था कि जी फाइनेंशियल अम्बुड्समैन पे जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं. तो आप अम्बुड्समैन में डायरेक्टली जा नहीं सकते, पहले आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी होम ऑफिस को. उनका अपना लॉ में लिखा है जी 20 डे वेटिंग पीरियड है. क्या पता उस वक्त तक वैसे ही डिसीजन आ जाए. तो कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं थिंग्स फास्ट हो तो प्रीमियम सर्विस. उसके अलावा
अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ये हो, क्योंकि प्लान तो कोई नहीं करता ना कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी फैमिली में, लेकिन आप समझ लें कि वो जो पीरियड होता है एप्लीकेशन का, दैट इज़ द टाइम जो आप सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता उस पीरियड में कुछ आपकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ हो जाए तो यकीन करें स्वाय सब्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द फैक्ट ऑफ द मैटर। तो आई डू अपोलोजाइज, बट मैं वही बात बोली ना कि दिस इज़ वन ऑफ द प्राइस यू पे लिविंग इन दीज फॉरेन कंट्रीज जहाँ आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड दिस इज़ द प्राइस यू पे। बहुत ज़्यादा और भी आप प्राइस पे करते हैं, पर लेट्स से कि दिस इज़ वन ऑफ द प्राइस जो आपको पे करनी पड़ती है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसी ज़रूरत आपकी पड़ जाती है फैमिली में, आप नहीं पहुंच सकते अगर आप उस वाले वनरेबल फेज़ में जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन की एक्सटेंशंस करवा रहे हैं। दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ इन दिस कंट्री। सो आई डू अपोलोजाइज़, और मैं दिल से दुआ करता हूँ जिन लोगों को पहली तो आप पे ऐसी कोई नौबत ना आए, लेकिन अगर आए, आई होप यू कम आउट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग हार्ट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। तारिक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर अली शाह बोल रहा हूँ। जी वालेकुम I'm अस्सलाम। almost 88 year old. For the last 50 years, you know, I have been coming to England on visit visa. जी सर। And now, presently, you know, lately I have got 10-year multiple visa. यस सर। And almost, you know, half of it I have used it, and it still remain 4 years, you know, more जी on that visa, 10 years. जी And I am, you know, I'm thinking if there is chances I can stay here, I can get PR here, something according to some new laws which are coming, you know, some good news are coming. Can you suggest anything for me? थैंक यू। I can get here, you know, settled, and I get PR, you know, permanent residence. All right, thank you so much, sir. First of all, sir, as you are well aware, because you have had this visa for you've been traveling on this visa for about 6 years. So you're well aware that on a visit visa, when you come on any trip, the intention is that you leave after 180 days. And when you leave after 180 days, then you come back and the cycle starts all over again. Now, in terms of switching into a visa, unfortunately, on a visit visa, there is no switching allowed. So in other words, if you're here on a visit visa and you want to switch to any sort of visa, apart from a human rights application, you're not allowed to switch. I mean, I know in the past when there was when there were the lockdown during COVID, the Home Office had put out a policy that if you're traveling to a country which is in the red zone, you don't have to travel to that country. You can make an application within this country. So I've had people who are here on a visit visa, they switched to a student visa. I've had people here on a visit visa who switched on a spouse visa, because at that time the Home Office allowed this sort of switching. Now the things are moving back to normal. So unfortunately, the best you could do is travel in and out of the country and then complete your visa in this category. Unless tomorrow the law changes, then obviously, because it seems like you're a learned person, you would be keeping an eye out on immigration news. I'm pretty sure you'll find out if the law changes tomorrow, which would allow you to switch your visit visa to some sort of a residency visa. But at the moment, there is no such law available. One thing, sir, I would say to you before I take another call is when you complete your 10 years, so you've been coming and going out for 10 years, please go to a competent person and have a chat with them. The reason I'm saying this is there was a very recent Court of Appeal case on long residence. The person relied on the first period, which was a visit visa period. So the person came here on a visit visa, went back, came back within 6 months, and then they had other sort of visas. And they relied on the fact that the visit visa period should be counted in my long residence. And the Court of Appeal judge, the higher court judge accepted it. And he said, yes, the visit visa can be added onto the long residence period, but there was a lot of conditions attached to it. So what I don't want to get your hopes up by saying, oh, just because you've been coming, going, we can add those period for your 10-year long residence period. No, that's not what I'm saying. All I'm saying is that that was a very interesting case law, and I think there'll be more
cases coming through on those bases, and we'll see what happens. But you are still in a very young age, meaning on the visa age. You've been here, coming here and going over only for 6 years, and I think you mentioned you have another 4 years to go. So I don't want to get your hopes up, but I think this traveling is good for you, because for the time being, this is the best action you can take, because there's no other visa category you could switch to being here on a visit visa, unless you go back home and seek entry clearance on some other kind of visa. Thank you so much sir आपकी कॉल का, for your love and support जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं, और थैंक यू सो मच अब आप कॉल करते हैं, बिकॉज मैं भी सोच रहा था उन 2 कॉलों के बारे में जिन्होंने जिक्र किया कि एक की फादर की डेथ होगी, दोनों की। माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज। आई थिंक जो भी सुन रहा होगा वो भी ये बोलता है, बिकॉज हम सारे अपनी फैमिली को बहुत लव करते हैं, और अक्सर चीज़ें होती हैं बैक होम और हम इधर होते हैं, तो चाहे आप कोई भी हैं, फील होती हैं ये चीज़ें। सो आई कैन ओनली फॉरवर्ड माई सपोर्टर। आई थिंक जो भी सुन रहा होगा वो भी आप लोगों को दुआएं दे रहा होगा। सो थिंक अबाउट दिस कि आपके पास बहुत आज दुआएं आई हैं। अपना ख्याल रखें, एंड प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।